हेलो एवरीवन। आज जो है चैप्टर 7 पार्ट सेकंड हमने करना था। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो गया था। पिछले में हमने टीपी एमपी और एमपी एपी के रिलेशन का सारा बताया था आपको, डायग्राम भी टेबल भी। आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, पहले उसका मीनिंग समझते हैं, या इसको हम रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी कहा जाता है। क्या है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, marginal product of variable factor may initially rise, but eventually its situation must come when marginal product of the variable factor start declining. In fact, a stage may come when MP becomes zero or even negative. क्या कह रहा है कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं, देखो बेटे ये टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पर यूज हो रही है। अब उसमें वो क्या कह रहा है कि जब हम फिक्स के साथ वेरिएबल को बढ़ाते हैं, ये आपका फिक्स फैक्टर है, लैंड की 1 यूनिट, ये आपका वेरिएबल। अब हमने मशीन तो वही एक रखी, लेकिन उस पर लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लेबर बढ़ा दिए। तो जब हमने फिक्स के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली में राइज, स्टार्टिंग में तो इनिशियली का मतलब स्टार्टिंग में तो बढ़ गया, लेकिन इवेंचुअली की मतलब धीरे धीरे वो क्या होता है, इट में डिक्लाइन, ये कम होना शुरू हो जाता है। इवन ए सिचुएशन कम व्हेन इट बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो जीरो और नेगेटिव हो जाता है, और यही आपका बनता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं हम इसको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ कि एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ फिक्स वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली में राइज, कि स्टार्टिंग में तो मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद जो है वो बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे जो सीमांत उत्पाद है वो कम होना शुरू हो जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है जब सीमांत उत्पाद शून्य और ऋणात्मक हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, घटते बढ़ते अनुपात का नियम कहते हैं, या हम साधन के प्रतिफल का नियम कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं, तीसरा क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, घटते सीमांत प्रतिफल का नियम। कुछ भी हम इसको कह सके, 3 नाम दिए गए हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, इसलिए हिंदी में भी मैं साथ के साथ इसमें आपको ट्रांसलेट करके दे रही हूँ। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब फिर उसके बाद आपको बुक में जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देने के बाद उसने आपको स्टेजेस बताई हैं। देखो वही टेबल का दोबारा यूज, देखो 2 3 4, जहां तक आपका टोटल 259 बढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्ट 234 हुआ, इसी टेबल में देखो 259 हुआ टोटल, मार्जिनल 234 हुआ, और एवरेज 2.5 और 3। जब तक ये तीनों बढ़ रहे हैं, टीपी एमपी और एपी, तो ये जो स्टेज है इस पॉइंट तक, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न। इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। पहली स्टेज होती है ये, फर्स्ट स्टेज होती है, जिसको कहा जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक, इसके बाद आती है हमारी इसकी दूसरी स्टेज, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है, तो टोटल इंक्रीज तो हुआ 9 से 12, 12 से 14, 14 से 15, मार्जिनल भी जो है वो आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया 3 2 1, एवरेज भी डिक्लाइन हुआ 3 2.8 2.6। तो ये जो आपकी स्टेज है, मतलब कि इवन जीरो तक पहुंच गया, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पर कांस्टेंट हो गया, यहां तक जीरो तक, ये जीरो तक, ये आपकी क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न। कौन सी है, ये डिमिनिशिंग रिटर्न की है। ये फर्स्ट स्टेज थी आपकी, ये सेकंड स्टेज होगी डिमिनिशिंग रिटर्न जिसको हम कहते हैं। और जहां पर टीपी आपका डिक्लाइन हो गया, मार्जिनल आपका नेगेटिव हो गया, लेकिन एवरेज नेगेटिव नहीं हुआ लेकिन डिक्लाइन हो रहा है, तो ये क्या होती है आपकी नेगेटिव रिटर्न। इसको क्या कहते हैं हम, नेगेटिव रिटर्न।
और बुक में भी आपको 3 ही स्टेजेस बताई गई हैं। देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। तो ये 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जो के दिया गया है इसको कहा गया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों कहा गया इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? अब जरा ध्यान से देखो, थर्ड वाले को, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों कहा? क्योंकि इस पर टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है। तीनों हमारे इस पॉइंट पर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और इस पॉइंट के बाद तीनों ही क्या होते हैं? 9 से 12 बढ़ा तो सही टीपी, लेकिन कैसे बढ़ा? स्लो स्पीड से। एमपी 4 से कम होकर 3 और एपी 3 कांस्टेंट। फिर उसके बाद लगातार डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है एमपी और एपी। तो ये पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पर आपका टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, मार्जिनल भी बढ़ता है और एवरेज भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपको बुक में भी दिया गया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आगे आते हैं इसमें कि ये जो है इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। यानी जब हमारा टीपी भी बढ़ा, एमपी भी बढ़ा और एपी भी बढ़ा, तो ये कौन सी स्टेज हुई? इंक्रीजिंग रिटर्न की। इसके कॉजेज क्या हैं? फिर टीपी भी कम हुआ, मतलब बढ़ा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा, एमपी भी डिक्लाइन हुआ, एपी भी डिक्लाइन हुआ, तो ये कौन सी है? डिमिनिशिंग की। इसके पीछे रीजन क्या है? कॉजेस। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी हमने इसकी पढ़नी है। तो सबसे पहला जो इंक्रीजिंग रिटर्न का कॉज दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कि जो हमारा फिक्स फैक्टर होता है उसका इंक्रीजिंग रिटर्न का कॉज दिया हुआ है कि फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? देखो, स्टार्टिंग में हमने एक मशीन थी, उस पर एक लेबर लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया। जब तक हम 3 लेबर लगा रहे हैं, हमारा टीपी भी बढ़ा, एमपी भी बढ़ा, एपी भी बढ़ा। यानी जितनी मशीन की कैपेसिटी है, हमने उसका प्रॉपर फुल यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए जब फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन स्टार्ट होता है तो टोटल, मार्जिनल और एवरेज तीनों बढ़ते हैं, इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज होती है। दूसरा वो कहता है इसमें और क्या रीजन है? डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कि जब काम को बांट दिया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर, जब काम को बांट दिया जाता है तो एफिशिएंसी जो है, काम करने की क्षमता जो है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। एक मशीन है, उस पर 1, 2, 3 वर्कर लगाए। अब 3 वर्कर्स ने काम को क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। एक ने पैकिंग कर दी, एक ने सारा सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पर लाकर रख दिया, एक ने मशीन से जो है जो प्रोडक्ट बनाना था वो बना दिया। अब तीनों ने काम को आपस में डिवाइड कर लिया, तो तीनों में की जो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो गई। कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई? सपोज करो एक मशीन पर जो है 8 घंटे 3 वर्कर्स ने या 9 घंटे 3 वर्कर्स ने काम करना है। अगर उन्होंने अपने वर्किंग आवर्स 3-3 घंटे डिवाइड कर लिए, तो पहले ने 3 घंटे काम किया, दूसरे को आराम मिला और तीसरे को भी आराम मिला। फिर दूसरे ने काम किया पहले और तीसरे को आराम मिला। फिर तीसरे ने काम किया पहले और दूसरे को आराम मिला। तो एक जो थकावट वाला एलिमेंट होता है वो क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि काम को डिवाइड कर दिया गया। जब काम का बर्डन कम हो गया तो एफिशिएंसी अपने आप क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, इसलिए टोटल, मार्जिनल और एवरेज तीनों बढ़ता है। फिर वो कहता है कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तब भी क्या होता है? फिक्स फैक्टर, एक मशीन है उस पर 3 वर्कर काम कर रहे हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन है, इसलिए प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये 3 कॉजेज हैं इंक्रीजिंग रिटर्न की। फिर आते हैं आपके, देखो दिखाने में नेगेटिव रिटर्न लिखते हैं, लेकिन कॉजेज जो डिमिनिशिंग और नेगेटिव के हैं वो इकट्ठे ही दिए गए हैं। अब आगे वो क्या कहता है, क्यों डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों स्टार्ट हो गया? भाई पहले तो प्रोडक्शन बढ़ रहा था, टीपी, एमपी और एपी, अब कम होने क्यों शुरू हो गए? सबसे पहला उसमें रीजन कहता है फिक्सिटी ऑफ फैक्टर, कि ठीक है एक मशीन थी, जब तक आपने 3 वर्कर लगाए थे, 1 2 3 हमने लेबर यूज किया, तो टोटल 259 हुआ, एमपी 234 हुआ, एपी
2.5 और 3 हुआ, यहाँ तक तो समझ आ गया। लेकिन फिर वो मशीन तो वही की वही, आपने आगे वर्कर लगा दिए 4 5 6 7 8, एक मशीन पर 8 वर्कर लगा देंगे, तो एक मशीन पर 8 वर्कर कितनी देर काम कर पाएंगे? कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा? या तो 8 वर्कर के हिसाब से आप एक मशीन और ले आते, 4 वर्कर में 2 मशीनें डिवाइड हो जाती, लेकिन मशीन हम ले नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, इतनी जल्दी हम फिक्स फैक्टर को बढ़ा नहीं सकते हैं। हमने क्या किया, वेरिएबल को बढ़ाया। अब वेरिएबल वर्कर तो आगे काम करने के लिए, लेकिन जब मशीन ही नहीं मिलेगी तो वर्कर काम किस पे करेगा? अब वर्कर्स को वेजेस तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या है, मशीन की जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही काम कर पाएगी, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। दूसरा वो रीजन कहता है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो फिक्स फैक्टर है वो वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो वेरिएबल है वो फिक्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट गुड्स थ्योरी ऑफ डिमांड वाले मैंने आपको बताया था, पेप्सी एंड कोक, जो एक की जगह पर दूसरे को यूज किया जा सकता है। कहते हैं मशीन और वर्कर दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर हम सिर्फ मशीन बढ़ाएं और वर्कर नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो, देखो ये एक कंप्यूटर है। अब एक कंप्यूटर है, अगर इस पर 3 चेयर हमने बिछा दी तो 3 स्टूडेंट्स को ये स्क्रीन जो है वो अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, समझ आ रहे हैं। लेकिन अगर एक ही कंप्यूटर पर हमने 8 स्टूडेंट्स को दे दिया एक कंप्यूटर, तो वो क्या 8 उसमें पढ़ पाएंगे? बल्कि जो 3 पढ़ पा रहे थे अब वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी 5 को नहीं दिखेगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कोनी मारेंगे, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। ऐसे वाले स्टूडेंट भी होते हैं कि फीस तो हमने भी दे रखी है, हमें अलग से कंप्यूटर क्यों नहीं मिला, लो भी हमें नहीं देते तो हम ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं, होता है ना ऐसा। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने ये फिक्स वेक्टर यानी ये कंप्यूटर तो बढ़ाया नहीं, लेकिन वेरिएबल स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज कर दिए। तो जो पहले 3 सीख पा रहे थे अब वो भी नहीं सीख पाते, तो आउटपुट बढ़ने की बजाय क्या हो गया, कम हो गया। ये था ना प्रोडक्शन जो था 2 एमपी क्या हो गया, 2 3 4 से कम होकर क्या हो गया 3 2 1, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए कि फिक्स वेक्टर वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ये सोचो कि वर्कर्स को बढ़ा दे, स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते जाए, 8 स्टूडेंट बिठा दे, लेकिन कंप्यूटर एक ही रखेंगे, यानी फिक्स वेक्टर तो बढ़ाया नहीं, तो क्या कंप्यूटर स्टूडेंट का रिप्लेसमेंट है, उसके सब्स्टिट्यूट है? कोई नहीं है वो इसका सब्स्टिट्यूट, इसलिए प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। फिर तीसरा वो कहता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाता है फिक्स और वेरिएबल के बीच में। फिक्स और वेरिएबल के बीच में कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, एक कंप्यूटर 8 स्टूडेंट्स, तो कैसे कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, इसलिए प्रोडक्शन जो है वो फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आती है इसकी अजम्पशंस। अजम्पशंस हम कुछ एक चीजें मानकर चलते हैं, उसको अजम्पशंस कहते हैं, टेंटेटिव सेट होते हैं स्टेटमेंट। एक तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी रेशो हम चेंज कर सकते हैं, यानी एक मशीन और 8 लेबर, एक मशीन पर 8 मजदूर लगा दिए, मजदूरों को हम चेंज कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मशीन तो वही की वही है, तो ये रेशो जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, ये हम मान के चलते हैं। दूसरा, जितने भी हम लेबर लगा रहे हैं, 8 के 8 जो हमने लेबर लगाए हैं, मजदूर लगाए हैं, वो सारे अपने काम में परफेक्ट हैं, इक्वली एफिशिएंट है, कोई उससे कम या कोई वर्कर की कैपेसिटी नहीं है। मतलब वर्कर की एफिशिएंसी की वजह से प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है। प्रोडक्शन किस लिए कम हुआ है, क्योंकि हमने फिक्स फैक्टर नहीं बढ़ाया है। तो ये अजम्पशंस को कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता एग्जाम में, सिर्फ उसको एज इट इज लिखना है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये अजम्पशंस क्या है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक, तो वो होमोजीनियस है। तीसरा हम मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर वो कहता है अगला टॉपिक इसमें कि क्या ये लो पोस्टपोन हो सकता है, यानी कि प्रोडक्शन डिक्लाइन होने की बजाय एमपी जो है वो डिक्लाइन होने की बजाय इंक्रीज हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? कहता है बिल्कुल है पॉसिबल, लेकिन 2 ही सिचुएशन में, या तो हमारे पास फिक्स फैक्टर जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाए, या फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी इंप्रूव हो जाए कि अगर हमने एक ही मशीन लगाई है उस पर 50 वर्कर भी हमने लगा दिए तो आउटपुट बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो कहते हैं या तो टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव हो जाए या फिक्स फैक्टर का हमें कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाए, तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज ये है। उसके बाद बुक में टीपीएमपी का रिलेशन जो पहले करा दिया,
और एमपी और एपी का रिलेशन ये भी करवा दिया। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो होता है कंप्लीट। और बीच में एक चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रह गया था, तो अब उस चैप्टर को पहले कराऊंगी, उसके बाद हम करेंगे कोस्ट वाला चैप्टर, या फिर पहले कोस्ट करवा देती हूँ फिर इलास्टिसिटी वाला कर लेंगे, क्योंकि कोस्ट जो है वो प्रोडक्शन का इनवर्स होती है। तो पहले कोस्ट वाला करा देती हूँ, उसके बाद इलास्टिसिटी वाला। इलास्टिसिटी वाला बड़ा छोटा चैप्टर है, 15 मिनट में वो चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक न्यूमेरिकल का फॉर्मूला और थोड़ी सी थ्योरी है, बाकी उस चैप्टर में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उस चैप्टर को बाद में, पहले आप कोस्ट वाला स्टार्ट करेंगे कल। तो वीडियोस जो है वो साथ साथ अपना देखते रहना।